नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है शुभांकर कुमार सिंह जी की। जन्म की तारीख नोट कर लीजिए ताकि हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 20 सितंबर सन 2000 और जन्म का समय है, ये प्रातः होने वाला है, मध्य रात्रि के बाद का समय है 2:03। मैं पंचांग बता देता हूं। जन्म काल का बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। ज्योतिषीय वार मंगलवार होगा और आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को इन्होंने जन्म लिया है, रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में। मनुष्यगण वृषभ राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली इनकी राशि इनकी बनती है वृषभ। लग्नपति जाकर के लाभ भाव में, लाभपति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वगृही मालव्य योग का निर्माण करके बैठे हैं। वैसे तो ये वर्गोत्तमी है क्योंकि नवमांश में भी शुक्र तुला राशि में ही हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री पर हैं। इस जन्म कुंडली में अंश बल के मामले में ये थोड़े कमजोर हैं। वहीं इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल जो कि जाकर के इस कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। षडबल में सबसे बलवान जाकर के द्वितीय भाव में 7 अंश 55 कला के साथ बैठे हुए हैं और षडबल में जैसा मैंने कहा सबसे बली ग्रह हैं। अतः इस जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह भी मंगल ही माने जाएंगे। इनके माता पिता का कुछ प्रश्न है, मैं इनके माता पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेते चलता हूं और साथ ही साथ इस जन्म कुंडली को भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न इनके माता पिता ने पूछा है कि कुंडली कैसी है। प्रायः ये प्रश्न लोग पूछा करते हैं और मैं एक ही जवाब दिया करता हूं कि कुंडली अंबानी की हो या रिक्शा चालक की, सब में भाव 12 और ग्रह 9 ही होते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं। कुछ विशेष ग्रह स्थितियां बनती हैं, लेकिन ग्रह स्थितियों के बनने भर मात्र से अंबानी और रिक्शा चलाने वाला नहीं बनता। इसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा खेल है। अंबानी के पास प्रारब्ध है कि वो ऐसे घर में पैदा ले रहा है और एक रिक्शा चालक के यहां जन्मा बच्चा, उसका प्रारब्ध है कि वो एक ऐसे घर में जन्म ले रहा है। तो कुंडली सबकी अच्छी ही होती है, कुंडली में कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसी समय में जन्मा एक सामान्य बालक दाने दाने को मोहताज हो रहा होता है और उसी समय एक घर में जन्मे बच्चे को देखा जाए तो वो सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा लेता है। ये प्रारब्ध है। फिर भी अगर आपने पूछा तो मैं बता दूं कि लग्नपति जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, ये श्रेष्ठ माना जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली है। मैंने सदैव कहा इस लग्न के लोग भावुक, भावना प्रधान, थोड़े आलसी भी होते हैं, लेकिन इनकी राशि वृषभ है तो वृषभ का अगर 50% प्रभाव देखा जाए तो वृषभ राशि के लोग बेहद मेहनती होते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक बात और कहा करता है, महापुरुषों का जन्म एक तरह से देखा जाए तो कर्क लग्न में हुआ करता है। परमात्मा के बेहद करीब है ये लग्न, प्रिय है ये लग्न। एक और विचारणीय तथ्य है कि इस लग्न में जन्मे जातक जीवन पर्यंत कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रायः इस्तेमाल होते ही रहते हैं। इस लग्न के जातकों का इस्तेमाल दोहन शब्द अच्छा रहेगा किया ही जाता है। अब इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। लग्न को मंगल और राहु ने मिलकर के पाप कर्तरी योग में डाल दिया है। ये पाप मध्यत्व है, ये थोड़ी परेशानी का विषय है। वैसे तो देखा जाए तो मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, कर्मपति बनकर के और पंचमपति बनकर के द्वितीय भाव में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। महाधनी योग लाभपति जाकर के स्वगृही होकर के बैठने के चलते भी महाधनी योग, लेकिन मंगल और राहु ने लग्न को जो पाप कर्तर योग में डाला, इसके चलते जातक के जीवन काल में इसके प्रत्येक कार्य में बाधा, विघ्न और परेशानी रही सही कसर पूरी कर देंगे शनिदेव, जो कि लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर चंद्र कुंडली बना ली जाए तो शनि चंद्रमा के साथ विषयोग बनाए हुए बैठे दिखाई पड़ेंगे, जो कि हर कार्य को विलंबित करने वाले हैं। है तो यहां गजकेसरी योग भी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु समस्या यह है कि इस बालक को वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही, जो कि 2029 के लास्ट यानी दिसंबर तक की होगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। अब इस बात को जरा समझिए कि मैं सदैव कहा करता हूं कि राहु की महादशा अगर प्रारंभिक दौर में आ जाए तो यह शिक्षा के काल को पूरी तरह से तबाह करने वाली होती है, शिक्षा को खराब कर देती है।
तो इनको राहु की महादशा चल रही है। राहु जो कि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो ये मूल त्रिकोण राशि में कारागार योग का निर्माण कर देते हैं। वैसे तो मैं कर्क लग्न के जातकों को प्रायः ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखता कि वो ऐसा कोई कार्य करें जिसके चलते उनको जेल जाने की नौबत आए, लेकिन कह नहीं सकते कारागार योग तो ये बनेगा, सो सावधानी जरूरी है। अब देखा जाए तो इनकी कुंडली में सूर्य को मैं बहुत अच्छी स्थिति में देख रहा हूं, डिग्री वाइज सूर्य मृत अवस्था में, लेकिन पराक्रम पति के साथ ही पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं। विचारणीय क्या है, मैंने सदैव अनुभव किया कि सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से पराक्रम भाव से बन जाए तो ऐसा जातक ठान ले। अपने जीवन काल में सफलता चाहिए तो एक मूल मंत्र याद रखिए, और वो मूल मंत्र है ठान लीजिए। जो आपको चाहिए उसके लिए आपको एक ही सूत्र याद रखना है कि मुझे ये चाहिए, इसको पाने के लिए मैंने कमर कस लिया है, मैंने ठान लिया है। अगर आपने ऐसा किया निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। ये बात मैं शुभांकर जी से मुखातिब होकर के कह रहा हूं। तो आपको ये तय रखना है कि जो चाहिए उसे ठानिए, तभी मिलेगा। तो आपने जैसा पूछा माता पिता ने कि कुंडली कैसी है, अच्छी है कुंडली, कह सकते हैं कि लग्नेश लाभ में बैठे हैं, जातक के पास धन की स्थिति ठीक है। निसंदेह पाप कर्तर योग और शनि की दृष्टि लग्न पर और राहु की महादशा होने के कारण चीजें थोड़ी विलंबित होंगी और विलंब से मिलेंगी। हर चीज में थोड़ा बाधा आएगा, डिस्टर्ब होकर के ही आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन कार्य बनेंगे। अगला प्रश्न आपने पूछा है करियर में आगे क्या करना चाहिए। अभी जातक बीएससी फिजियोलॉजी पढ़ रहा है, साथ ही साथ रिसर्च डिपार्टमेंट में है, मेडिकल फील्ड में था, पर परिस्थिति ऐसी आ गई कि कॉलेज ही बंद हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी तो अगर आप ये पूछ रहे हैं किसी जो बीता समय है इसके कारण इनके कॉलेज बंद हुए हैं, तो केवल आपके बच्चे के लिए नहीं हुआ, पूरे दुनिया भर के लिए हुआ। हाँ, इनकी कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो इनको राहु की महादशा थी, मैंने जैसा कहा शिक्षा वो बाधित कर देती है। वैसे तो इनकी कुंडली में मंगल सबसे बली है, मेरे हिसाब से इनको मेडिकल के ही फील्ड में सफलता मिल जाएगी। वैसे फिजियोलॉजी ये भी कहीं ना कहीं मेडिकल का ही एक तरह से अंग है, तो इसमें भी इनको सफलता मिल जाएगी। यहां भी अगर ये रह करके करें, क्योंकि शनि जो कि रिसर्च के कारक माने जाते हैं, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये रिसर्च के फील्ड में भी आगे बढ़कर के सफलता हासिल करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि मेडिकल के फील्ड में इनको जबरदस्त सफलता मिलनी चाहिए और मिल जाएगी। आगे आपने पूछा इन्हें बिजनेस क्या करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, सफलता किसमें मिलेगी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 100% नौकरी, व्यापार नहीं। क्योंकि व्यापार इस लग्न के जातक शायद करने में उनको थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। कारण भी यह है कि वो भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, और व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत इससे आ जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए नौकरी सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी अगर ये डॉक्टर आगे चल करके फिर भी इनकी पढ़ाई, अगर मेडिकल की जो आपने कहा कॉलेज बंद हो गया, आगे चलकर रास्ता इनको मिलता है मेडिकल फील्ड का, और ये मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो अपने खुद का क्लिनिक करें। क्योंकि जब कर्क लग्न का जातक कोई डॉक्टर हो तो एक बड़ा ही श्रेष्ठ डॉक्टर होगा, क्योंकि वो रोगी की भावनाओं को भी भली भांति समझेगा, रोगी से बातचीत ऐसा करेगा कि रोगी का आधा रोग ही दूर हो जाए। तो अगर आप मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो खुद का व्यापार सेल्फ, और बाकी ऐसे आपको नौकरी करना चाहिए, नौकरी में ज्यादा सफलता मिलेगी। और फिर आपने आगे पूछा है कि अगर इन्हें व्यापार करना चाहिए तो कौन सा लाइन बेहतर होगा, जॉब में कौन सा लाइन। जॉब तो जाहिर सी बात है कि जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसी में इनको नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई करके नौकरी कर लें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर व्यापार करते हैं तो मेडिकल का ही फील्ड इनके लिए श्रेष्ठ होगा। अपने फील्ड में आकर के ये व्यापार करें। और भी अगर आप सोचते हैं तो मंगल के पास इनकी कुंडली में बहुत अच्छा बल है, तो मंगल मेडिसिन वगैरह में सहयोग करा देते हैं। मंगल से संबंधित जमीन का काम होता है, वाणी से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, कमीशन से संबंधित कोई काम करना चाहें, मुझे लगता है नहीं कि पढ़ाई करके कमीशन से रिलेटेड काम करेंगे, लेकिन फिर भी कंसल्टेंसी से संबंधित, परामर्श से संबंधित भी काम अगर करना चाहें तो इनको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी मैं कहूंगा मेडिकल ज्यादा बेहतर है। मेडिकल के फील्ड में ही इनको अगर सफलता मिलती हो, आगे अगर इनकी पढ़ाई फिर से आगे मेडिकल जहां इन्होंने छोड़ा है अगर आगे पूरा हो जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है, मेडिकल के फील्ड में ही जाएंगे। नहीं तो शुक्र से संबंधित भी व्यापार, क्योंकि षडबल में शुक्र के पास भी बहुत अच्छा बल दिखाई पड़ रहा है, तो शुक्र से संबंधित और मंगल से संबंधित व्यापार इनको कराया जा सकता है। लेकिन व्यापार के मैं पक्ष में नहीं हूं, नौकरी सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार करना है तो मेडिकल और खुद का, दूसरा कुछ नहीं। और अगर आगे आपने पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भाग्य उदय कब होगा। देवगुरु बृहस्पति इनके भाग्येश होते हैं, सो 16वें वर्ष में ही वो भाग्योदय करा देते हैं। जाकर के वो बैठे हैं इस कुंडली में शुक्र की राशि में, सो 25वां वर्ष 52वां वर्ष जातक के जीवन काल का विशेष होता है। विचारणीय तो ये है कि भाग्यपति जाकर के लाभ भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं। लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति अकेले हो तो भाव नाश करेंगे, अकेले नहीं है, गजकेसरी योग का निर्माण है। एक तरह से देखा जाए तो भाग्य
भाव में अगर भाग्यपति अगर लाभ भाव में बैठ जाएं या लाभपति भाग्य भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। तो वो इनकी कुंडली का बड़ा ही श्रेष्ठतम योग है। और इस योग के होने से मैं कहूंगा कि जातक के जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होने वाली है, लाभ की कमी कभी नहीं होने वाली है। तो निश्चिंत हो जाइए कि आपने अगर भाग्योदय शब्द पूछा है तो मैं बहुत बड़े प्रेम से कह सकता हूं कि धनागमन जीवन में सदैव है। सो आप समझ लीजिए कि भाग्य भी इनको मिलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर जो भी इनके काम है, जैसे भी काम है, सभी कार्य पूर्ण इनके होंगे। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य। इनकी कुंडली में रोग भाव में केतु बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा विचारणीय प्रश्न है, जो कि मैंने अपने इस कार्यक्रमों में सदैव इस बात का जिक्र किया है कि केतु का संबंध कुंडली के षष्ठम भाव से बन जाए तो ऐसे जातकों को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, जीवन काल में कोई भी कार्य करिए, जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी कभी भी लापरवाही मत करिए। आपको जीवन काल में आपके सबसे ज्यादा कष्ट आपके स्वास्थ्य से ही होगा, क्योंकि रोग तो कोई ज्यादा नहीं परंतु रोगों का भ्रम सदैव होगा। केतु का कुंडली के षष्ठम भाव से अष्टम भाव से संबंध बनाना इस बात की सूचना हो जाती है कि जातक को नजर बहुत जल्दी लग जाएगी। अब सवाल उठता है कि नजर किसको लगती है? बड़ा गंभीर विषय है ये। नजर उसी को लगती है जो कहीं ना कहीं भीतर से कमजोर हो। ये वैसे ही है जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी सभी देखते हैं, उनको भी लोग नजर लगा देते होंगे, लेकिन उनकी नजर शायद उसको और आगे बढ़ा देती है। वैसे ही जैसे पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाए, तो उनको और आगे बढ़ा देती है और एक आम व्यक्ति को नीचे की तरफ खींच देती है। तो यहां पर नजर लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वैसे भी आपको अपने सूर्य को बलि करना है, क्योंकि आपका सूर्य जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर, और इस बात का प्रमाण षड्बल से भी पता चलता है कि वो बेहद कमजोर स्थिति में है। तो सूर्य को बलवान कर लेंगे तो नजर लगने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। और स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है, जो कि आजीवन रहने वाली है, विशेषकर पेट से संबंधित परेशानियों के योग सबसे ज्यादा बन रहे हैं। अष्टम भाव पर मंगल और शनि दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं को प्रबलतम बल दिला देता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस पूरी कुंडली का ये पहला, या यूं समझ लीजिए दूसरा, क्योंकि पहला माइनस पॉइंट ये था कि कार्य विलंबित होगा, हर कार्य में बाधा आएगी यहाँ पाप कर्तरियों के कारण और लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण, और दूसरा ये माइनस पॉइंट हुआ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी इस कुंडली में रहेगी। तीसरा पॉइंट जो है वो आप खुद ही क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने कहा 50% प्रभाव आपकी राशि का आपके ऊपर है, यानी हर कार्य में मेहनत करना। अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो उनके जीवन काल में एक ही चीज होता है, कर्म करना, मेहनत करना, केवल मेहनत करना। वो मेहनत के भरोसे ही सब कुछ बनाते हैं। अगर ये वाला सूत्र आप लेकर के चल रहे हैं तब तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और एक और बात मैंने कही थी कि आपकी कुंडली में पराक्रम में सूर्य बैठे हैं, जो कि इस बात की सूचना देते हैं कि ठानना पड़ेगा। कुछ चाहिए तो ठान लीजिए, ठानेंगे तभी काम बनेगा। परंतु अगर आपने अपने लग्न के अनुसार काम करना शुरू किया तो मुश्किल स्थिति है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में शनि के साथ विषयोग बनाए हुए हैं। तो ऐसा जातक कल्पनाएं बहुत ज्यादा करेगा, सोचेगा बहुत कि मेरे पास ये हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, लेकिन उसको पाने के लिए उतना प्रयत्न नहीं करेगा। और ये काम करेंगे शनिदेव, क्योंकि वो दृष्टि डालेंगे लग्न पर, हर कार्य विलंबित करेंगे। तो आपके मूल स्वभाव में देखिए, कोई एकाएक सीधा सीधा लापरवाह और आलसी नहीं हो सकता, उसके मूल स्वभाव में ये गुण होना चाहिए। अब शनिदेव जब चीजों को विलंबित कराएंगे, उसमें डिस्टर्ब करेंगे, तो जातक अपने मूल स्वभाव की ओर भागेगा। इंसान का एक स्वभाव होता है कि वो सदैव अपने मूल की ओर भागता है। ये इंसानी स्वभाव है कि वो मूल की ओर भागेगा। तो आपका जो मूल स्वभाव है वो उसमें कहीं ना कहीं आलस्य छुपा हुआ है, उसमें लापरवाही छुपी हुई है। तो यहीं पर सारा खेल गड़बड़ हो जा रहा है। राहु अपना काम करेंगे डिस्टर्ब करने का, जो कभी जारी है, 2029 आज नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब करेंगे। शिक्षा का पूरा काल इसमें निकलने वाला है। दूसरा, शनिदेव अपनी दृष्टि डाल करके अपना काम करेंगे। राहु और मंगल पाप कर्तरी योग लगा करके लग्न के साथ अपना काम करेंगे। तो ये तीनों के तीनों ऐसी स्थितियां, और फिर बारी आती है कि सेहत अपना काम करेगा, पेट से संबंधित परेशानी, नजर लग जाना सो अलग, भ्रम की स्थिति होगी सो अलग। और अष्टम भाव पर यहां पर शनि और मंगल, राहु की जो दृष्टि पड़ रही है चोट चपेट। हालांकि शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर है, सो मैंने बताया था कि रिसर्च के फील्ड में से लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। आयु को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बनती है, सावधानी जरूरी है। अब सवाल उठता है, ये कुंडली बहुत अच्छी है, मैंने ऐसा कहा, और मैं ये भी अभी गिनाया कि बहुत सारी परेशानियां लग्न के साथ, बाकी की परिस्थितियां जो वर्तमान में गोचर में चल रही, महादशाओं में चल रही है, राहु की महादशा इत्यादि, वो अपना काम कर रही है, जो कि जातक की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगी। तो कुंडली अच्छी कैसे हुई? यहां पर प्रायः लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मेरी कुंडली अच्छी भी है और आप कह रहे हैं समस्या भी है।
नहीं, आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमेशा आपको समझना होगा, जब अच्छा शब्द कहा और साथ साथ परेशानियां गिना रहा हूं, तो यह स्वाभाविक एक गुण है कि केवल दिन और दिन नहीं बताया जा सकता, और दिन और दिन हो ही नहीं सकता, रात्रि के बिना दिन का अस्तित्व ही नहीं होगा। दो तरह की बातें कही जाती हैं, या तो मैं कहूं कि आपके जीवन में रात ही रात है, निसंदेह मुझे तब भी दिन दिखाना पड़ेगा, तब भी प्रकाश और उजाला दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में केवल दिन अच्छा है, दिन की प्रशंसा मैंने ज्यादा की, यानी भाग्य और अच्छाई की प्रशंसा ज्यादा की, तो कमियां तो तब भी होंगी। तो ये कमियां उतनी हैं, यानी कमियां कम हैं, अच्छाइयां ज्यादा हैं। पैसा बहुत अच्छा है, सुख बहुत अच्छा है, मालव योग है, भूमि भवन वाहन सब कुछ, ये सब बहुत अच्छा है, तो वो मिलेगा। उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, उसके लिए प्रयत्न करना होगा, उसके लिए ठानना होगा। ये जो कुंडली का मूल सिद्धांत कर रहा है वो मानना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। मंगल आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। जितना हो सके सोच समझ करके बोलिए, कड़वी वाणी का प्रयोग न करिए। अब वैसे आपका मूल स्वभाव यही है, आप बहुत मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, परंतु मंगल के कारण ऐसा होगा, राहु की महादशा के कारण ऐसा होगा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, बुद्धियाविहीन, मति विभ्रम, सर्वशून्यम, व्यक्ति को यह भ्रमित कर देता है, चिड़चिड़ा स्वभाव बना देता है, जिद्दी बना देता है। तो यह कमी आपके अंदर आ जाएगी, इससे आपको बचना है। और आगे माता पिता ने आपके पूछा है वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा, लड़की कैसी होगी, और आगे चलकर के जातक का परिवार के साथ संबंध कैसा होगा। पहले आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूं, आगे चलकर के जातक का संबंध परिवार के साथ बिल्कुल ठीक होगा। वैसे तो कुटुंब भाव का मालिक जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं और चतुर्थ पति जाकर के लाभ भाव में, लेकिन कर्क लग्न से मैं सबसे पहले बता दूं, कर्क लग्न के जातकों का संबंध सदैव अपने माता पिता, घर परिवार के साथ अच्छा ही रहता है। इसमें कहीं कोई ज्यादा सोचने का, विचार करने का विषय नहीं। दाम्पत्य की बात करूं तो सप्तम पति जाकर के इनकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। एक और विचारणीय तथ्य है कि विवाह के बाद इनका विशेष भाग्योदय, एक तरह से कहिए लाभ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। सप्तम भाव पर अगर आप देखें तो इनकी कुंडली में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि चंद्र कुंडली से ये मांगलिक है, जन्म लग्न से मांगलिक तो नहीं है, लेकिन चंद्र लग्न से मांगलिक है। अतः जब भी विवाह करना हो तो यह देख लीजिएगा कि लड़की भी चंद्र मांगलिक हो। अब बारी आती है कि कर्क लग्न का स्वभाव है, इस लग्न के जातकों का दाम्पत्य जीवन औसत दर्जे का होता है, बहुत उच्च कोटि का मैं नहीं कहूंगा, एक सामान्य दर्जे का, औसत दर्जे का दाम्पत्य जीवन होता है। तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, खराब भी नहीं कहूंगा। लड़की कैसी होगी, सप्तम पति शनिदेव हैं, ठीक ठाक होगी। जातक के उम्र के बराबर की ही उम्र की मिलती है लड़कियां, तो बिल्कुल ठीक ठाक होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पढ़ी लिखी होगी, जाहिर सी बात है, इसके आने से जातक के जीवन में लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो भी कुछ न कुछ करने वाली होगी, नौकरी करने वाली होगी, जिसके आने से जातक के जीवन काल में धनागमन होने लगेगा। तो दाम्पत्य जीवन इनका ठीक है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में इनका विवाह होगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लगभग विवाह का जो समय होगा वो 28 के बाद ही, 28-29 के बाद ही होने वाला है। थोड़ा विलंबित विवाह होता है, तो विलंब से थोड़ा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुंडली मिलाकर के जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर से कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, आप इनका विवाह करिए। अब आपने आगे पूछा है कुछ सुझाव इस कुंडली के लिए। मैंने सुझाव जितना देना था इस कुंडली के लिए दिया। इस कुंडली में जो चीजें हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले तो स्वीकार करना होगा। पहला, यह जातक मनुष्यगण का है। मैंने अपने कार्यक्रमों में बताया है कई बार कि मनुष्यगण का एक स्वभाव होता है स्वीकार करना, और अभी अभी मैंने कहा कि इस कुंडली में ठानना जरूरी है। अब जरा दोनों चीजों के बीच के अंतर को समझिए। एक तरफ मैं कह रहा हूं ठानना जरूरी है, ठानने से ही सब कुछ मिलेगा, और दूसरा पॉइंट ये कुंडली कह रहा है कि ठानने से मिलेगा, परंतु जातक मनुष्यगण का है। कई बार वो इस बात में विचार करता है कि चलो धारा के साथ बह जाते हैं। धारा के साथ अगर बहने की आदत है तो आप कहीं ना कहीं किनारे तो अवश्य ही लग जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आपको पूरी दुनिया या आपको आपके जीवन काल में नोटिस किया जाएगा, यह कहना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिस किया जाए, आप कुछ अलग कर सकें, बड़ा कर सकें, तो उसके लिए तो धारा के विरुद्ध तैरना ही होगा। वो आपके स्वभाव में लाना होगा। और वो कैसे होगा, तो वही मैंने कहा, ठानिए। आपके पूरे जीवन का मूल मंत्र है ठानना। मेडिकल फील्ड के बारे में यहां पर अभी भी मैं नहीं समझ पाया हूं कि बीच में ये फिजियोलॉजी के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अगर अभी भी मेडिकल का इनके पास विकल्प हो तो मेडिकल में ही भेजिएगा, क्योंकि मेडिकल का विकल्प इनके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ देख रहा हूं। इस क्षेत्र में ये ज्यादा बेहतर अच्छा करेंगे। खुद का अपना व्यापार करना हो तो, खुद की नौकरी में होते हो तो मेडिकल का फील्ड सबसे बेहतर है। वैसे ये भी बीएससी फिजियोलॉजी जो है ये भी उसी से जुड़ा है, लेकिन मूल मेडिकल, जहां आगे चलकर के इनको किसी तरह की विशेषज्ञता हासिल हो जाए।
तो भले राहु अपना काम कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए इस बात का, और मेडिकल के ही फील्ड में आगे बढ़ जाएं तो इनके लिए बढ़िया होगा। राहु को कंट्रोल करवाइए। एक लाजवर्थ 9.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन डलवा दीजिए। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना जातक को करना होगा। गणेश जी के मंदिर में जाना, गणेश जी का दर्शन करना, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य हो सके तो एक माला 108 बार जप करना, और बुधवार के बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना। इससे विशेष लाभ मिलेगा, इससे विशेष फायदा मिलेगा। सूर्य की आराधना करनी होगी, क्योंकि सूर्य द्वितीय पति होकर के जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं, डिग्री वाइज मृत अवस्था में है, षडबल में कमजोर है। सूर्य को बल देना बेहद जरूरी है। सूर्य को बल देंगे तो जाकर के जातक के जीवन काल में आत्मविश्वास आएगा, और इस कुंडली में विशेषकर कर्क लग्न की कुंडली में तो सूर्य की आराधना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास ही जातक को सब कुछ दे सकेगा। दूसरा, जैसा मैंने कहा था कि राशि के अनुसार थोड़ा सा अपने आप को बनाइए, यानी मेहनती बनिए। बैल की तरह मेहनत करने का जो गुण है वो आपके अंदर होना चाहिए। कर्क होता कैसा है? कर्क का जो स्वभाव है वो रिसर्च वाला है, शांति के साथ, मध्यम गति से, धीमे धीमे। लेकिन जरूरी नहीं है, जीवन में कई बार केवल रिसर्च से सब बात नहीं बनती। वहां पर आपको वो नहीं हासिल हो पाता, क्योंकि जिस भागम भाग और जिस भौतिक सुख की चाह में हम दौड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक रिसर्च वर्क के साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तो वो आपको ठानना होगा। ये अगर आपने कर लिया, जिंदगी बदल जाएगी। तो सूर्य की आराधना, एक लाजवर्थ गणेश जी की आराधना, ये 3 उपाय तो तुरंत आप करवा दीजिए। साथ ही साथ इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो भाग्यपति जाकर के लाभ भाव में, वैसे तो शुक्र के साथ उनकी तात्कालिक शत्रुता हो गई है, लेकिन शुक्र स्वगृही है, अतः देवगुरु अच्छी स्थिति में हैं, रिजल्ट करेंगे, धन लाभ कराएंगे जीवन काल में। यहाँ एक विचारिणी तथ्य विषयोग, इसकी शांति करा दीजिएगा। कहीं भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के इसकी शांति, याद रखिएगा, कभी भी किसी दुर्योग की शांति कराने से वो दुर्योग समाप्त नहीं हो जाता, उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। तो विषयोग की आप इनके लिए शांति करा दीजिएगा, उससे काफी हद तक फायदा मिल जाएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ जातक को अपने जीवन काल में मूल मंत्र के रूप में याद करना है, अपने इष्ट देवता है के रूप में, क्योंकि हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं। सो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य हो सके तो 3, नहीं तो नित्य 1 बार, शनिवार मंगलवार को 3-3 पाठ आपको करना होगा। बस इतना ही उपाय करना है, ये उपाय ज्यादा नहीं है, इतना करिए। अभी 2022 के जून के बाद आपकी सेहत में परेशानी थोड़ी होगी। जब राहु में केतु का अंतर होगा, थोड़ी परेशानी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। तो दिक्कत अगर बढ़े तो उस समय गणेश जी की आराधना, विशेष रूप से पंडित जी लोगों को बिठा करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ 1100 पाठ करवा दीजिएगा। ये तब होगा 2022 जून के बाद, लेकिन अभी उससे पहले कोई दिक्कत नहीं, लाजवर्त से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि उस समय कराना ही होगा। ये जो लाजवर्त मैंने बताया है, इससे हो सकता है वो टाइम भी कट जाए। फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत आती है, तकलीफ होती है, तो गणेश जी का पाठ कराइएगा। 1100 गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करा दीजिएगा, उससे आपको शांति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, जो भी तकलीफ दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली शुभांकर कुमार सिंह जी की। आपने इस जन्म कुंडली को देखा। आप भी अगर इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।